मैडम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। जब हम जैसे बड़े बड़े टीचर इस सवाल को हल नहीं कर पाए, तो ये गरीब फटे कपड़े पहना हुआ कचरा बिनने वाला इसे कैसे सही कर देगा? अरे जाकर कचरा बिन। ये तेरी बस की बात नहीं है। इस बच्चे को देखकर लोग कचरे वाला समझकर दूर भागते थे। उसी 10 साल के बच्चे मोहन ने वो गणित का सवाल हल कर दिया, जिसे आईआईटी के टॉप प्रोफेसर भी 20 साल से नहीं सुलझा पाए थे। लेकिन जब प्रोफेसर विशाल शर्मा ने उस बच्चे मोहन के हाथ देखे, तो उनकी दुनिया हिल गई। उन हाथों पर वही निशान था जो उनके खोए हुए बेटे के हाथ पर था। आखिर कौन था ये रहस्यमय बच्चा मोहन, और क्यों लड़के को देखकर प्रोफेसर के होश उड़? सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। गांव रामपुरा अभी पूरी तरह जागा नहीं था। खेतों से ठंडी हवा आ रही थी और दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बहुत बड़ा स्कूल था, जिसका नाम था सरस्वती गुरुकुल विद्यालय। इस स्कूल में आसपास के कई गांवों के अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल के सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उसके पास हमेशा कूड़े का ढेर पड़ा रहता था। उसी कूड़े के ढेर के पास आज भी एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसकी उम्र ठीक 10 साल थी। उसने सफेद रंग की फटी हुई टी-शर्ट पहनी हुई थी और नीचे एक पुराना चड्ढा। उसके कंधे पर एक फटी हुई बोरी टंगी रहती थी, जिसमें वो कूड़ा इकट्ठा करता था। उसके पैर नंगे थे और बाल बिखरे हुए थे। गांव के लोग उसे अक्सर देखकर कहते थे कि ये वही कूड़ा बीनने वाला बच्चा है। उस बच्चे का नाम गोपाल था। लेकिन सच ये था कि ये नाम भी उसे किसने दिया था, ये किसी को नहीं पता था। गोपाल रोज सुबह गांव में कूड़ा बीनता था। वो प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के छोटे टुकड़े और पुराने कागज अपनी फटी बोरी में भरता और फिर उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। गांव के लोग उसे एक साधारण भिखारी बच्चा समझते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि गोपाल के दिमाग में संख्याओं की एक अलग ही दुनिया चलती रहती थी। जब वो बोतलें गिनता तो उसे उनमें भी एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देता। जब वो खेतों की कतारों को देखता तो उसे लगता जैसे कोई बड़ा गणित उसके सामने खड़ा हो। कई बार गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे। वे कहते थे, देखो ये पागल बच्चा फिर से जमीन पर अजीब निशान बना रहा है। क्योंकि गोपाल अक्सर एक छोटी लकड़ी से जमीन पर कुछ आकृतियां और संख्याएं बनाता रहता था। कोई समझ नहीं पाता था कि वो क्या बना रहा है, लेकिन असल में वो संख्याओं के ऐसे चिन्ह बना रहा होता था जिन्हें उसने कभी किसी से सीखा ही नहीं था। उधर उसी स्कूल में पढ़ाते थे एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक। उनका नाम था आचार्य देवेंद्र शास्त्री। आचार्य देवेंद्र शास्त्री हमेशा पीले रंग का कुर्ता और सफेद धोती पहनते थे। पूरा गांव उनका बहुत सम्मान करता था, क्योंकि वे गणित के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख भी था। 8 साल पहले उनका छोटा बेटा मेले में भीड़ के बीच अचानक गायब हो गया था। उस बच्चे का नाम माधव था। आचार्य देवेंद्र शास्त्री और उनकी पत्नी गायत्री देवी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से आचार्य देवेंद्र शास्त्री का स्वभाव बदल गया। वे अब ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे और अपना ज्यादातर समय गणित के कठिन सवालों में ही बिताते थे। आज स्कूल में कुछ खास होने वाला था। आचार्य देवेंद्र शास्त्री अपने विद्यार्थियों को एक ऐसा गणित का सवाल देने वाले थे जिसे वे खुद पिछले 20 साल से हल करने की कोशिश कर रहे थे। कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे थे और आचार्य देवेंद्र शास्त्री ब्लैक बोर्ड पर वो कठिन सवाल लिख रहे थे। उसी समय बाहर खिड़की के पास वही 10 साल का बच्चा खड़ा था। सफेद फटी हुई टी-शर्ट, पुराना चड्ढा और कंधे पर फटी बोरी। वो चुपचाप खिड़की से अंदर देख रहा था। उसे पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस कूड़ा बीनने आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस गणित के सवाल पर पड़ी, उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। उसे लग रहा था जैसे ये सवाल उसे बुला रहा हो। उसी समय स्कूल का चौकीदार वहां आ गया। उसका नाम सुधांशु था। सुधांशु हमेशा लाल रंग की कमीज और लाल गमछा पहनता था। उसने गोपाल को खिड़की के पास देखा और गुस्से में चिल्लाया, अरे ओ लड़के, यहां क्या कर रहा है? भाग यहां से। गोपाल डर गया
और तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन उसके दिमाग में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ वो गणित का सवाल हमेशा के लिए बस चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात धीरे धीरे गांव रामपुरा पर उतर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। खेतों की तरफ से झींगुरों की आवाज आ रही थी और आसमान में तारे साफ चमक रहे थे। सरस्वती गुरुकुल विद्यालय भी अब पूरी तरह शांत था। दिन भर बच्चों की आवाजों से गूंजने वाला वो स्कूल अब बिल्कुल खाली था। स्कूल के मुख्य दरवाजे पर चौकीदार सुधांशु बैठा था। उसने हमेशा की तरह लाल कमीज पहन रखी थी और उसके कंधे पर लाल गमछा पड़ा था। थोड़ी देर तक वो जागता रहा, लेकिन रात गहराने के साथ साथ उसकी आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही देर में वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लेने लगा। उसी समय स्कूल की पिछली दीवार के पास एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही 10 साल का बच्चा गोपाल था। सफेद फटी हुई टी-शर्ट, पुराना चड्ढा और कंधे पर वही फटी बोरी। दिन में जो गणित का सवाल उसने खिड़की से देखा था, वही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सवाल इतना परिचित क्यों लग रहा था। गोपाल धीरे धीरे स्कूल की पिछली तरफ पहुंचा। वहां दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। वो कई बार कूड़ा बीनते समय इस रास्ते से अंदर झांक चुका था। आज उसने हिम्मत की और उसी टूटे हिस्से से अंदर घुस गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। स्कूल के बरामदे में हल्की चांदनी पड़ रही थी। गोपाल धीरे धीरे चलते हुए उस कक्षा की तरफ बढ़ा जहां दिन में आचार्य देवेंद्र शास्त्री पढ़ा रहे थे। कुछ ही क्षण बाद वो उसी खिड़की के पास खड़ा था जहां से उसने सुबह वो सवाल देखा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। गोपाल ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। कक्षा बिल्कुल शांत थी। ब्लैकबोर्ड पर अभी भी वही गणित का सवाल लिखा हुआ था। गोपाल कुछ देर तक उसे देखता रहा। जैसे जैसे वो सवाल को देख रहा था, उसके चेहरे का भाव बदलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी याद जाग रही हो। गोपाल धीरे धीरे ब्लैकबोर्ड के पास गया। पास ही मेज पर एक चौक का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने चौक उठाया। कुछ पल तक वो खामोश खड़ा रहा। फिर अचानक उसके हाथ चलने लगे। वो ब्लैकबोर्ड पर तेजी से कुछ लिखने लगा। संख्याएं, चिन्ह, सूत्र। ऐसे सूत्र जिन्हें उसने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ बिना रुके चलते जा रहे थे। कभी वो रुककर सोचता, फिर तुरंत अगली पंक्ति लिख देता। लगभग 20 मिनट तक वो लगातार लिखता रहा। आखिर में उसने आखिरी उत्तर लिखा और चौक नीचे रख दिया। अब पूरा ब्लैकबोर्ड अलग अलग गणितीय चरणों से भर चुका था और सबसे नीचे उस कठिन सवाल का साफ साफ हल लिखा था। गोपाल कुछ देर तक बोर्ड को देखता रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कैसे कर दिया। फिर अचानक उसे याद आया कि अगर कोई उसे यहां देख लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसने तुरंत अपनी फटी बोरी उठाई और उसी रास्ते से बाहर निकल गया जिस रास्ते से वो अंदर आया था। कुछ ही मिनटों में वो फिर से अंधेरी गलियों में गायब हो चुका था। उधर स्कूल फिर से बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उस कक्षा के ब्लैकबोर्ड पर अब ऐसा रहस्य लिखा था जिसे देखकर अगली सुबह पूरे स्कूल में हलचल मचने वाली थी। सुबह का समय था। गांव रामपुरा में सूरज की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। खेतों की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी और पक्षियों की आवाज पूरे माहौल को सुहाना बना रही थी। सरस्वती गुरुकुल विद्यालय में भी धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई थी। बच्चे अपने अपने बस्ते लेकर स्कूल आने लगे थे। स्कूल के मुख्य दरवाजे पर चौकीदार सुधांशु खड़ा था। उसने आज भी अपनी वही लाल कमीज और लाल गमछा पहन रखा था। वो बच्चों को अंदर जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद आचार्य देवेंद्र शास्त्री भी स्कूल पहुंच गए। वे हमेशा की तरह सफेद धोती कुर्ता पहने हुए थे और उनके हाथ में किताबों का एक बंडल था। वे सीधे अपनी कक्षा की तरफ बढ़े। कक्षा के दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर ब्लैकबोर्ड पर पड़ी, वे वहीं ठिठक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। पूरा ब्लैकबोर्ड अलग अलग गणितीय सूत्रों और चरणों से भरा हुआ था।
वो वही सवाल था जो उन्होंने कल बच्चों के सामने लिखा था, लेकिन अब उसके नीचे पूरा हल लिखा हुआ था। आचार्य देवेंद्र शास्त्री कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। फिर वे धीरे धीरे बोर्ड के पास गए और ध्यान से हर पंक्ति पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे पर हैरानी और बढ़ती जा रही थी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, ये कैसे संभव है? इतने में कुछ विद्यार्थी भी कक्षा में आ गए। उन्होंने देखा कि आचार्य जी बोर्ड को ध्यान से देख रहे हैं। एक छात्र बोला, गुरुजी, क्या हुआ? आचार्य देवेंद्र शास्त्री ने मुड़कर बच्चों की तरफ देखा। उनकी आवाज में आश्चर्य साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, जिस प्रश्न को मैंने कल लिखा था, किसी ने रात में आकर उसे हल कर दिया है। सभी विद्यार्थी चौंक गए। एक लड़का बोला, लेकिन गुरुजी, स्कूल तो रात में बंद रहता है। आचार्य जी ने फिर बोर्ड की तरफ देखा, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह हल बिल्कुल सही है। अब तक खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। कुछ ही देर में प्रधानाचार्या मीरा देवी भी कक्षा में पहुंच गईं। उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। उन्होंने बोर्ड की तरफ देखा और कुछ क्षण के लिए चुप रह गईं। फिर उन्होंने आचार्य देवेंद्र शास्त्री से पूछा, क्या यह सच में सही हल है? आचार्य जी ने गंभीर स्वर में कहा, हां, और यह बहुत अद्भुत तरीके से हल किया गया है। अब सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये काम किसने किया? इसी समय चौकीदार सुधांशु भी वहां आ गया। उसने भी बोर्ड की तरफ देखा और हैरानी से बोला, गुरुजी, रात में तो कोई बच्चा यहां नहीं आया था। लेकिन तभी एक छात्र बोला, गुरुजी, मैंने कल स्कूल के बाहर एक लड़के को खिड़की से अंदर झांकते देखा था। आचार्य जी तुरंत उसकी तरफ मुड़े। कैसा लड़का? छात्र ने कहा, वो लगभग 10 साल का होगा। उसने सफेद फटी हुई टी शर्ट पहनी हुई थी और एक पुराना चड्ढा पहना था। कंधे पर एक फटी बोरी भी थी। ये सुनते ही चौकीदार सुधांशु अचानक बोल पड़ा, अरे, वो तो वही कूड़ा बीनने वाला बच्चा होगा। कक्षा में सन्नाटा छा गया। प्रधानाचार्या मीरा देवी ने पूछा, कौन बच्चा? सुधांशु ने जवाब दिया, गांव के बाहर जो पुराना बस अड्डा है, वहां एक लड़का रहता है। दिन भर कूड़ा बीनता रहता है। उसने हमेशा सफेद फटी टी शर्ट और चड्ढा पहना होता है और कंधे पर एक फटी बोरी रखता है। आचार्य देवेंद्र शास्त्री की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे उस बच्चे से मिलना होगा। उन्हें अब यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि आखिर वो 10 साल का बच्चा कौन है जिसने इतना कठिन गणित का प्रश्न हल कर दिया। दोपहर का समय था। गांव रामपुरा में हल्की धूप फैल चुकी थी। खेतों में किसान काम कर रहे थे और कच्ची गलियों में इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। आचार्य देवेंद्र शास्त्री और प्रधानाचार्या मीरा देवी स्कूल से निकलकर उस पुराने बस अड्डे की तरफ जा रहे थे जिसके बारे में चौकीदार सुधांशु ने बताया था। सुधांशु भी उनके साथ चल रहा था। उसने आज भी अपनी वही लाल कमीज और लाल गमछा पहन रखा था। कुछ ही देर में वे लोग गांव के किनारे पहुंच गए। वहां एक टूटी हुई छत वाला पुराना बस अड्डा था। आसपास सूखी घास, पुराने टायर और कूड़े के ढेर पड़े हुए थे। मीरा देवी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में यहां कोई बच्चा रहता है? सुधांशु ने सिर हिलाया। हां मैडम, वही लड़का 10 साल का है। हमेशा सफेद फटी टी शर्ट पहनता है, चड्ढा पहने रहता है और कंधे पर फटी बोरी रखता है। इतने में आचार्य देवेंद्र शास्त्री की नजर बस अड्डे के पीछे पड़ी। वहां एक छोटा सा लड़का जमीन पर बैठा हुआ था। उसने सच में वही पहना हुआ था, सफेद फटी टी शर्ट, एक पुराना चड्ढा और कंधे पर फटी हुई बोरी। वो बोरी में से प्लास्टिक की बोतलें और कागज अलग अलग कर रहा था। आचार्य देवेंद्र शास्त्री कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उसके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। सुधांशु ने धीरे से कहा, गुरुजी, यही है वो लड़का। जैसे ही लड़के ने तीनों को अपनी तरफ आते देखा, वो थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद उसे डांट पड़ेगी। वो जल्दी से अपनी फटी बोरी उठाने लगा, जैसे भागने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन तभी आचार्य देवेंद्र शास्त्री ने शांत आवाज में कहा, डरो मत बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। लड़का धीरे धीरे रुक गया। उसने डरते डरते उनकी तरफ देखा। मीरा देवी ने भी नर्म आवाज में पूछा,
बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कुछ क्षण चुप रहकर जवाब दिया, मेरा नाम मोहन है। आचार्य देवेंद्र शास्त्री उसके पास बैठ गए। उन्होंने देखा कि मोहन के हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन उसकी उंगलियों में जैसे कोई अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो हमेशा कुछ लिखने के लिए तैयार रहती हों। आचार्य जी ने धीरे से पूछा, मोहन, क्या तुम कल रात स्कूल के अंदर गए थे? ये सुनते ही मोहन घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। आचार्य जी मुस्कुराए, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं चुराया, लेकिन क्या तुमने ब्लैकबोर्ड पर लिखा था? मोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। हां। मीरा देवी और सुधांशु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आचार्य जी ने फिर पूछा, तुमने वो गणित का सवाल कैसे हल किया? मोहन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसने मासूमियत से कहा, साहब, वो सवाल मुझे बहुत आसान लगा। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा जैसे वो खुद मुझे बता रहा हो कि उसे कैसे हल करना है। ये सुनकर आचार्य देवेंद्र शास्त्री बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, मोहन, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? मोहन ने तुरंत सिर हिलाया। हां साहब, लेकिन मुझे तो स्कूल में कोई आने नहीं देता। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। मीरा देवी की आंखें भी नम हो गईं। आचार्य देवेंद्र शास्त्री ने उसी समय एक फैसला कर लिया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, आज से तुम हमारे गुरुकुल में पढ़ोगे। मोहन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। लेकिन आचार्य देवेंद्र शास्त्री के मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये 10 साल का बच्चा इतना अद्भुत गणित कैसे समझ लेता है। सांझ का समय था। गांव रामपुरा के आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। खेतों से लौटते किसान अपने बैलों के साथ घर की ओर जा रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ शांत माहौल था। पुराने बस अड्डे के पास खड़ा मोहन अभी भी सोच में डूबा हुआ था। उसने वही पहना हुआ था, सफेद फटी टी-शर्ट, छोटा चड्ढा और कंधे पर अपनी वही फटी बोरी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आचार्य देवेंद्र शास्त्री ने उसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए बुलाया है। मोहन ने अपनी फटी बोरी उठाई और धीरे धीरे आचार्य जी और मीरा देवी के साथ चलने लगा। रास्ते भर वो चुप रहा। उसे डर भी लग रहा था और थोड़ी खुशी भी हो रही थी। कुछ ही देर में वे लोग रामपुरा के पुराने गुरुकुल पहुंच गए। गुरुकुल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत शांत और सुंदर था। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें थीं। बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे पत्थर की लंबी चौकी बनी हुई थी, जहां बच्चे बैठकर पढ़ते थे। कुछ बच्चे वहां पहले से पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मोहन को देखा, सब हैरानी से उसे देखने लगे। उनके कपड़े साफ थे, जबकि मोहन के कपड़े फटे हुए थे। एक लड़का धीरे से बोला, ये कौन है? मीरा देवी ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, आज से ये भी तुम लोगों के साथ पढ़ेगा। इसका नाम मोहन है। कुछ बच्चे हंसने लगे। उन्हें लगा कि इतना गरीब लड़का उनके साथ कैसे पढ़ सकता है। लेकिन आचार्य देवेंद्र शास्त्री बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बच्चों से कहा, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। फिर उन्होंने जमीन पर एक लंबा गणित का सवाल लिख दिया। यह सवाल बहुत कठिन था। गुरुकुल के कई बड़े बच्चे भी इसे हल नहीं कर पाते थे। आचार्य जी ने सभी बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, जो भी इसे हल करेगा, उसे आज विशेष पुरस्कार मिलेगा। बच्चे तुरंत सोचने लगे। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे, लेकिन किसी को भी जवाब समझ नहीं आया। तभी मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी फटी बोरी जमीन पर रखी। उसकी सफेद फटी टी-शर्ट हवा में हल्की सी हिल रही थी। उसने जमीन पर लिखे सवाल को ध्यान से देखा। फिर उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और मिट्टी पर लिखना शुरू किया। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा हल लिख दिया। सभी बच्चे हैरान रह गए। मीरा देवी की आंखें भी फैल गईं। आचार्य देवेंद्र शास्त्री मुस्कुराने लगे। उन्होंने मिट्टी पर लिखे हर चरण को ध्यान से देखा और फिर शांत आवाज में बोले, ये बिल्कुल सही है। पूरा गुरुकुल एकदम शांत हो गया।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 10 साल का ये गरीब लड़का इतना कठिन सवाल कैसे हल कर सकता है। आचार्य जी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम सिर्फ मोहन नहीं, इस गुरुकुल के सबसे खास विद्यार्थी हो। लेकिन उसी समय आचार्य देवेंद्र शास्त्री की नजर मोहन के दाएं हाथ पर पड़ी। उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान था। वो निशान एक छोटे तारे की तरह दिख रहा था। आचार्य जी अचानक चुप हो गए। उनकी आंखों में हैरानी थी और जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसा ही निशान तो मेरे खोए हुए बेटे के हाथ पर भी था। और यही सोचकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस बच्चे के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। अगली सुबह थी। गांव रामपुरा में हल्की धूप फैल चुकी थी। गुरुकुल के आंगन में बच्चे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर की चौकी पर बैठकर सभी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। मोहन भी वहां बैठा था। उसने हमेशा की तरह वही पहना हुआ था, सफेद फटी टी शर्ट, छोटा चड्ढा और कंधे पर उसकी वही फटी बोरी रखी हुई थी। कुछ बच्चे अभी भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन कल की घटना के बाद सबके मन में उसके लिए थोड़ा सम्मान भी पैदा हो गया था। तभी आचार्य देवेंद्र शास्त्री आंगन में आए। उन्होंने हमेशा की तरह सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था और उनके हाथ में कुछ पुरानी किताबें थीं। उनके पीछे पीछे चौकीदार सुधांशु भी आया। उसने अपनी वही लाल कमीज और लाल गमछा पहन रखा था। आचार्य जी ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, आज हम सब एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। ये सुनते ही बच्चे थोड़ा घबरा गए। आचार्य जी ने जमीन पर फिर से एक नया गणित का सवाल लिख दिया। ये सवाल पहले से भी ज्यादा कठिन था। उन्होंने कहा, जो भी इसे समझकर हल करेगा वही आज की कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी कहलाएगा। सभी बच्चे ध्यान से सवाल देखने लगे। कई बच्चों ने मिट्टी पर उंगलियों से हिसाब लगाने की कोशिश की, लेकिन सवाल बहुत उलझा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। मोहन थोड़ी दूर बैठा सब देख रहा था। वो चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा था, जैसे अपने मन में कुछ सोच रहा हो। आचार्य देवेंद्र शास्त्री की नजर उसी पर थी। उन्होंने धीरे से कहा, मोहन, तुम भी कोशिश करो। मोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी फटी बोरी एक तरफ रखी और जमीन के पास आकर बैठ गया। उसकी सफेद फटी टी शर्ट धूल से थोड़ी और गंदी हो गई थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने सवाल को ध्यान से देखा। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने मिट्टी में लकड़ी से लिखना शुरू किया। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। कुछ ही देर में उसने पूरा हल लिख दिया। सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। आचार्य देवेंद्र शास्त्री आगे बढ़े और ध्यान से हर चरण पढ़ने लगे। कुछ पल बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, फिर से सही। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। अब बच्चों को यकीन हो चुका था कि मोहन सच में बहुत तेज दिमाग का है। लेकिन उसी समय आचार्य जी ने मोहन से एक और सवाल पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, मोहन, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? मोहन ने सिर हिलाया। किसी ने नहीं। आचार्य जी हैरान रह गए। फिर तुमने सीखा कैसे? मोहन ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं जब भी कहीं कागज या किताब मिलती है तो उसे पढ़ने की कोशिश करता हूं। कभी कभी गुरुकुल की खिड़की के पास खड़ा होकर भी सुनता था। ये सुनकर मीरा देवी की आंखें नम हो गईं। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी लगन। लेकिन तभी अचानक गुरुकुल के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। गांव का एक बुजुर्ग आदमी तेजी से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो सीधे आचार्य देवेंद्र शास्त्री के पास आया और बोला, आचार्य जी, बड़ी समस्या हो गई है। आचार्य जी ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ? बुजुर्ग आदमी ने हांफते हुए कहा, गांव के मंदिर से एक बहुत पुरानी पवित्र पुस्तक गायब हो गई है। ये सुनते ही पूरे गुरुकुल में सन्नाटा छा गया और आचार्य देवेंद्र शास्त्री के मन में अचानक एक अजीब सा संदेह उठने लगा। कहीं इस घटना का संबंध उस रहस्यमय बच्चे मोहन से तो नहीं? सुबह का समय था। गांव भैरवपुर में
हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। मिट्टी की पगडंडियों पर किसान अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। उसी समय गांव के पुराने स्कूल के आंगन में सुधांशु खड़ा था। सुधांशु हमेशा की तरह लाल रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसके सामने वही 10 साल का दुबला पतला बच्चा खड़ा था। उस बच्चे ने फटी हुई सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी, नीचे पुराना चड्ढा था और उसके कंधे पर हमेशा की तरह फटी हुई बोरी टंगी हुई थी। बच्चा चुपचाप खड़ा था और जमीन की ओर देख रहा था। सुधांशु ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, लोग मुझे मोहन कहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम मुझे नहीं पता। ये सुनकर वहां खड़े गांव के लोग भी हैरान रह गए। सुधांशु ने धीरे धीरे बच्चे के हाथ की ओर देखा। उसके हाथ पर एक छोटा सा तारे जैसा निशान था। सुधांशु कई सालों से इसी निशान को ढूंढ रहा था। सुधांशु की आंखों में अचानक आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, कई साल पहले मेले में मेरा छोटा बेटा खो गया था। उसके हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। सुधांशु धीरे धीरे बच्चे के पास गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? बच्चे ने कुछ पल सोचा और बोला, मुझे बस इतना याद है, बहुत भीड़ थी, ढोल बज रहे थे और मैं किसी से बिछड़ गया था। ये सुनते ही सुधांशु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत बच्चे को गले लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा मोहन, सुधांशु रोते हुए बोला। गांव के लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। सालों से भटकता हुआ एक 10 साल का बच्चा, जो हमेशा फटी सफेद टी-शर्ट, पुराना चड्ढा और फटी बोरी लेकर गांव की गलियों में घूमता था, आज उसे आखिरकार अपना घर मिल गया था। उस दिन भैरवपुर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यही कह रहा था कि किस्मत कभी भी बदल सकती है। सुधांशु ने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर की ओर ले जाने लगा। अब वो बच्चा अकेला नहीं था। गांव की उस पगडंडी पर चलते हुए सुधांशु और मोहन की आंखों में नई उम्मीद चमक रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।